हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल अरस्तु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 से विज्ञान विषय के अध्याय 6 जंतुओं में जनन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए पाठ के पूर्व की तैयारी। दिए गए शब्दों को छांटकर तालिका में भरिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन्हें सजीव और निर्जीव में हमें छांटना है। तो सजीव वस्तुओं में पेड़, कोयल, मनुष्य, मुर्गी हैं। निर्जीव है लकड़ी, कुर्सी, टेबल, खिड़की, पेन। आप यहाँ से छांटकर लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आपने इन वस्तुओं को किस आधार पर सजीव निर्जीव की श्रेणी में वर्गीकृत किया, उसके सामने सही व गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर 3 कॉलम दिए हुए हैं। विशेषताएं सजीव निर्जीव। देखेंगे वृद्धि सजीवों में होती है, निर्जीव में नहीं होती। गति सजीवों में होती है, निर्जीव में होती है मगर उसमें अतिरिक्त बल लगता है। श्वसन सजीव में होता है, प्रजनन सजीव में होता है, उत्सर्जन भी सजीव में होता है। इस प्रकार से लिख लें। आगे बढ़ेंगे। चलो देखें कौन कौन सी जंतुओं के बच्चों से परिचित हैं। इस सारणी को पूर्ण करने का प्रयास करें। देखेंगे यहाँ पर सारणी बनी हुई है। यहाँ पर एक कॉलम में जंतु है, यहाँ पर बच्चे जो अंडे देते हैं, जो जंतु बच्चे देते हैं या अंडा देते हैं, हमें छांट कर लिखना है। मनुष्य शिशु देते हैं यानी कि बच्चे देते हैं। बिल्ली शिशु, कुत्ता भी शिशु देता है, जन्म देता है। तितली अंडा देता है और मुर्गी भी अंडा देती है। गाय शिशु, मेंढक भी अंडा देता है। अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ शब्द दिए हुए हैं, आपको इनमें रिक्त स्थान में फिल करना है। पहला है ब्लैंक वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। इसमें आएगा प्रजनन। प्रजनन वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। दूसरा है युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। तीसरा है इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। चौथा वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। यहाँ जरायुज लिखें। पांचवा है अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है। यहाँ अलैंगिक लिखें। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाइए। पहला है परखनली शिशु का विकास होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मादा के शरीर में। दूसरा है चित्र में दर्शाए जंतु के जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं में ए, बी, सी व डी क्रमशः हैं। यहाँ चित्र दर्शाया गया है मेंढक के जीवन चक्र का। आपको बताना है कि इन ऑप्शनों में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले देखेंगे एग यानी कि अंडे, फिर आरंभिक टैडपोल, फिर बाद का टैडपोल और फिर यहाँ पर वयस्क मेंढक। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन बी पर टिक कर लें। आगे बढ़ेंगे। तीसरा है एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि का प्रयोग में लाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कायिक प्रवर्धन। चौथा है मेंढक के जीवन चक्र की अवस्था टैडपोल के कायांतरण के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आयोडीन। यदि पानी में आयोडीन की मात्रा नहीं है तो मेंढक का विकास नहीं हो पाएगा। आगे देखेंगे। पांचवा द्विखंडन द्वारा जनन विधि पाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमीबा में। आगे देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 IVF का पूरा नाम लिखो।
इसके आंसर में लिखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ लिख लें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF का पूरा नाम। प्रश्न क्रमांक 2, किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है? इसका उत्तर लिखिए शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। प्रश्न क्रमांक 3, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? इसका उत्तर लिखिए भ्रूण का निरंतर विकास गर्भाशय में होता है। प्रश्न क्रमांक 4, जनन क्या होता है? जंतुओं में जनन की विधियां कौन कौन सी हैं? इसके उत्तर में लिखिए जनन सजीवों में पाई जाने वाली क्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे दूसरे जीव का निर्माण करते हैं। पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। यह जनन की विधियां हैं। आगे बढ़ेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए उनके उदाहरण दीजिए। तो हमें एक कॉलम में आंतरिक निषेचन लिखना है, दूसरे कॉलम में बाह्य निषेचन लिखना है। आंतरिक निषेचन में पहला पॉइंट लिखेंगे वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है। बाह्य निषेचन में लिखिए वह निषेचन जो मादा शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। दूसरा, माता द्वारा निक्षेपित अंडों की संख्या कम होती है आंतरिक निषेचन में, जबकि दूसरा पॉइंट लिखेंगे मादा द्वारा निषेचित अंडों की संख्या अधिक होती है। उदाहरण है आंतरिक निषेचन के मनुष्य, सभी जानवर, गाय, बकरी इत्यादि। बाह्य निषेचन के उदाहरण है मछली, मेंढक। मादा द्वारा निक्षेपित अंडों की संख्या कम होती है आंतरिक निषेचन में। यहाँ मादा द्वारा निक्षेपित अंडों की संख्या अधिक होती है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 6, मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर आपको मानव शुक्राणु का चित्र बनाना है जिस प्रकार यहाँ बना हुआ है, और यहाँ मानव अंडाणु का आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 7, मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों? इसके उत्तर में लिखिए मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं परंतु सारे अंडों का निषेचन सही नहीं होता है। मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मन लगातार विभाजित होकर अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता है, उस पर कठोर कवच बन जाता है। इसका तात्पर्य है कि मुर्गी और मछली और मेंढक बाह्य निषेचन के कारण सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, इसी कारण वह एक समय में एक अंडा देती है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 8, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए। इसके उत्तर में लिखिए जंतु तथा पौधे दोनों में नर व मादा जनन अंग होते हैं। ये नर और मादा युग्मज बनाते हैं जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। इससे नया जीवन बनता है। इस प्रकार का जनन लैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन में लिखें जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। मुकुलन एवं द्विखंडन विधियां जनन का प्रकार हैं। आगे बढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9, जरायुज जंतु तथा अंडप्रजक जंतुओं में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में लिखिए वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, गाय एवं कुत्ते, बिल्ली इत्यादि।
वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं, जैसे मेंढक, छिपकली, तितली आदि। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाइए। पहला है हाइड्रा में मुकुलन। यहाँ पर आपको हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है उसका नामांकित चित्र बनाना है, जिस प्रकार यहाँ पर बना हुआ है आप भी अपनी वर्कबुक में बना लें। अब इसके बारे में लिखेंगे। हाइड्रा के शरीर पर एक या अधिक उभार उत्पन्न होता है। धीरे धीरे यह उभार गहरा होता जाता है तथा कुछ समय पश्चात यह जनक से अलग हो जाता है तथा नए जीव में विकसित हो जाता है। इन उभारों को बड़ या कलिका कहते हैं। इस प्रकार हाइड्रा में मुकुलन होता है और एक नए जंतु या पौधे का निर्माण होता है। दूसरा है अमीबा में द्विखंडन। यहाँ पर चित्र में अमीबा में द्विखंडन की विधि बनी हुई है। आप भी इसी प्रकार से बना लें। जैसे अमीबा में एक कोशिका के अंदर केंद्रक का विभाजन हुआ, फिर उससे 2 कोशिका निर्मित हुई और यहाँ पर द्विखंडन अमीबा में होकर 2 संतति कोशिकाएं बन गई। अमीबा में द्विखंडन की विधि लिखें। इस प्रकार का अलैंगिक जनन अमीबा में पाया जाता है। इस प्रकार के जनन में सर्वप्रथम अमीबा का केंद्रक 2 केंद्रक में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार एक अमीबा से 2 अमीबा का निर्माण होता है, जिसमें एक केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य की उचित मात्रा होती है। आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट 1। यह प्रोजेक्ट कार्य करना है आपको। आपने आसपास के कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए तथा उनको जरायुज एवं अंडप्रजक जंतुओं में वर्गीकृत कर सारणी में भरिए। जरायुज जंतु जो बच्चों को जन्म देते हैं और अंडप्रजक जो अंडे देते हैं। तो यहाँ सारणी दी हुई है, जंतुओं के नाम लिखना है। यहाँ जरायुज जंतुओं के नाम लिखना है और यहाँ पर अंडप्रजक जंतुओं के। तो देखेंगे। सबसे पहले लिखिए मनुष्य। मनुष्य जरायुज जंतु है, ये बच्चे को जन्म देते हैं। गाय भी बच्चे जन्म देती है, जरायुज जंतु है। बकरी जरायुज जंतु, कुत्ता भी जरायुज जंतु, बिल्ली जरायुज जंतु, मुर्गी अंडप्रजक जंतु, कबूतर अंडप्रजक जंतु, तोता अंडप्रजक जंतु, छिपकली अंडप्रजक जंतु और मछली भी अंडप्रजक जंतु। इस प्रकार से आप भी सारणी को। अगला है हाइड्रा में मुकुलन एवं अमीबा में द्विखंडन के चित्र को ड्राइंग शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। यहाँ पर हाइड्रा में मुकुलन ये वाली ड्राइंग बनाना है और अमीबा में द्विखंडन किस प्रकार से होता है तो ये वाली ड्राइंग आपको बनाना है, जिस प्रकार यहाँ बनी हुई है। हम आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट क्रमांक 2। एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधों में से पर्व संधि से काटकर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए। उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। यहाँ तालिका दी हुई है। यहाँ गुलाब की कलम को आपने काटकर दूसरे गमले में लगाया, उसका अवलोकन करना है और उसमें किस प्रकार वृद्धि हुई वो दर्शाना है। तो दिवसों की संख्या 5 दिवस में गुलाब की कलम में हल्की हल्की जड़ एवं हल्की हल्की नई कोम आई। 15 दिवस में जड़ें हल्की स्पष्ट एवं 3-4 पत्तियां आई और 30 दिवस में जड़ें स्पष्ट हो गई एवं 8-10 पत्तियां आ गई। ऐसा अवलोकन कर आप भी सारणी में लिख लें। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये अध्याय कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अरस्तु एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।